कथन क्या है? अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजे's थियरी इज द कंसिडरेशन दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग्स। भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे सक्रिय होते हैं, इस बात पे किसी को क्रिटिसाइज कर दें आप, इस बात पे किसी की आलोचना कर दें आप। पियाजे को क्रिटिसाइज किया गया है, हर व्यक्ति को किया जाता है, आप ईश्वर बन जाइए इस देश में, दुनिया में, तब भी आपको आपकी आलोचना होना संभव है, कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ लेंगे लोग। लेकिन पियाजे की आलोचना इस बात पे नहीं है कि उन्होंने बच्चों को सक्रिय प्राणी कहा है, सक्रिय जीव कहा है, कि बच्चे एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये कहा है। इस बात पे क्रिटिसिज्म नहीं हुआ पियाजे का। ये एक पॉजिटिव बात है कि बच्चे एक्टिवली दुनिया की समझ विकसित करते हैं, है ना। मेरे आसपास एक 8 महीने का बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा भी, उसको फोन कहीं रखा हुआ दिख जाए, उसको कहीं की दिख जाए, उसको कुछ और दिख जाए, एक स्टेपलर दिख गया, तो वो कोशिश करता है पूरा खोजबीन करने की, हर चीज को लेकर के उत्सुक होते हैं बच्चे, एक्टिवली वहां तक पहुंचेंगे, खोलेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, जो भी वो कर सकते हैं। तो एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे, ये बात पियाजे कहते हैं, और ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। ये कोई क्रिटिसिज्म या आलोचना या इसको नेगेटिवली नहीं लिया जा सकता। तो ये क्रिटिसिज्म पियाजे का नहीं है, ये बात सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि पियाजे को इस बात पर क्रिटिसाइज किया गया है। तो आपका आंसर एकदम खराब हो जाता है, ए सही नहीं है। देखिए पढ़िए तो सही कम से कम। इन्होंने कहा ये मेजर क्रिटिसिज्म है जीन पियाजे का की थियरी का कि बच्चे जो हैं एक्टिव बीइंग्स होते हैं। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, पियाजे कहते हैं कि बच्चे एक्टिव बीइंग्स होते हैं, बट ये अपने आप में क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं यहां नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि इसका रीजन क्या दिया है फिर इन्होंने, चिल्ड्रन लर्न थ्रू पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब बच्चे जो है निष्क्रिय होकर के सीखते हैं। बच्चे निष्क्रिय होकर के नहीं सीखते, बच्चे सक्रिय होकर के ही सीखते हैं। अगर ये बात सही होती कि पियाजे का क्रिटिसिज्म है कि बच्चे एक्टिव होकर सीखते हैं, इस बात पर क्रिटिसाइज किया गया उनको, तो फिर तो भैया आर भी सही हो जाता। अगर आप ये कहेंगे ए सही है तो फिर आर भी सही है, क्योंकि फिर आप एक्टिवली नहीं सीखते तो फिर तो पैसिवली ही सीखेंगे ना। तो ये दोनों ही बातें अपने आप में गलत हैं, ये दोनों स्टेटमेंट। तो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। डी ऑप्शन मतलब दोनों ही कथन गलत हैं कि पियाजे की ये प्रमुख आलोचना नहीं है, ये कोई आलोचना का हिस्सा नहीं है कि उन्होंने कह दिया बच्चे सक्रिय होते हैं और निष्क्रिय रूप से सूचना को सीखा जा सकता है, ये भी बात गलत है। दोनों बातें गलत हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं और हम वो फैक्टर्स सालों साल से डिस्कस कर रहे हैं, जब कोई डिस्कस नहीं किया करता था। कौन से 4 फैक्टर्स हैं? पियाजे की 4 स्टेजेस के अलावा 4 फैक्टर्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं पियाजे की थियरी में। FFOE याद आ रहा है किसी को? FFOE है? नहीं, FFOE तो क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स हैं। आपकी जो ये 4 फैक्टर्स हैं, याद आ रहा है किसी को? एक शॉर्ट फॉर्म बताई हुई है इसकी, एक शॉर्ट फॉर्म बताई हुई है। अगर आपने पियाजे की थियरी यूट्यूब पे भी कराई हुई है, अगर वो नहीं देखी है तो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सही उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक है ना? नहीं, FFOE अलग है, मीका कह रहा है कोई। SPCF तो स्टेजेस हैं, मैं एलिमेंट्स या फैक्टर्स की बात कर रही हूं, यही समझना जरूरी है, क्योंकि पियाजे के नाम पे सालों साल तक लोग सिर्फ फैक्टर्स ही स्टेजेस ही बताते थे, SPCF जो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन फैक्टर्स भी हैं 4। इस पे भी चर्चा हम कई साल से कर रहे हैं। अब तो पेपर में पूछा जाने लग गया, तो मजबूरी है, सभी करेंगे। तो फैक्टर्स जो हैं MESE, अब सही उत्तर आना शुरू हो गया। इसका मतलब आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, पुराने वाली भी, क्योंकि अभी बैच में तो ये टॉपिक हुआ नहीं है। MESE, ठीक है ना? वो 4 फैक्टर्स हैं, उनमें से कौन सा आ रहा है? E फॉर एक्टिविटी नहीं होता, बट एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस का ही दूसरा नाम है एक्टिविटी, ये मैं डिस्कस करती हूं आपके साथ। गतिविधि या अनुभव से बच्चा सीखता है। कंडीशनिंग की बात व्यवहारवादी करते हैं, और पियाजे कौन है? पियाजे एक रचनावादी हैं, संरचनावादी हैं। क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो कहते हैं कि बच्चा स्ट्रिक्टली एक्टिविटी करके सीखता है, यानी अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये बात नहीं मानता कि हम कंडीशनिंग करा दें, किसी की आदत डलवा दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये है कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, जिसमें रट्टा लगवाया जा सकता है, कंडीशनिंग कराई जा सकती है आपकी, जिसमें पैवलव, स्किनर, ये सब आपसे पूछे नहीं जाते हैं। लैंग्वेज, पियाजे लैंग्वेज के बारे में क्या बात करते हैं? पियाजे क्या इन 4 एलिमेंट्स में से लैंग्वेज है? नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है पियाजे ने ये कह दिया लैंग्वेज की कोई महत्ता नहीं है, खत्म है लैंग्वेज, ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन इन 4 एलिमेंट्स में लैंग्वेज नहीं आता है। रीइंफोर्समेंट, ये अपने आप में व्यवहारवादी एक कॉन्सेप्ट है। तो उत्तर सिर्फ एक बचा आपके हाथ में, एक्टिविटी। ये 2 से 3 शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर करके। ठीक है ना? गतिविधि, अब ये 4 फैक्टर्स कौन से हैं?
4 फैक्टर्स, तो ए ऑप्शन जिन्होंने दिया था उनका सही है, बाकी सब गलत हो गए यहाँ। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं यहां, हमें पता होना चाहिए पियाजे ने 4 फैक्टर्स दिए हैं। ऊपर लिखते हैं पियाजे, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी पीडीएफ में ही लगा करके। पियाजे एक तरफ है 4 फैक्टर्स यानी 4 तत्व, 4 फैक्टर्स, इनकी थियोरी से पहले, स्टेजेस से पहले ये बात शुरू हो जाती है। और एक तरफ है 4 स्टेजेस यानी चरण, जो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ये सब जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। 3 और 4 SPCF आपको पता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं, ठीक। इनसे पहले जो 4 फैक्टर हैं वो MESE, MESE, M फॉर क्या है, M फॉर है आपका, याद आ रहा है किसी को, नहीं, मैचुरेशन। मैचुरेशन बोले तो परिपक्वता, जो हेरिडिटी से प्रभावित होती है ना, कि बच्चा चलना कब सीखेगा, बच्चा चलना तब सीखेगा जब उसके पैरों में वो ताकत आ जाएगी, जब उसकी मांसपेशियों में वो ताकत आ जाएगी। वो कहां से आएगी, मैचुरेशन से आएगी। दांत आप जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकते बच्चे के, वो एज के साथ निकलते हैं। बोलना एज के साथ सीखता है बच्चा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैचुरेशन की वजह से होती है। मैचुरेशन क्या है, एक परिपक्वता, एक आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हेरिडेटरी प्रोसेस है, जो आपकी जैविकता से निर्धारित होती है ना। भाई किसी चीज को सीखने के लिए यदि बच्चे का शरीर ही मैच्योर नहीं है, अभी उसकी टांगों में वो जान ही नहीं है, वो मैच्योरिटी ही नहीं है, तो वो चलना नहीं सीख सकता, क्योंकि इस पे मैच्योरिटी पे ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये ऑटोमेटेड होती है, हेरिडेटरी होती है। और ये मैचुरेशन, परिपक्वता, यही वो परिपक्वता है जिसकी बात हम आजकल क्वेश्चंस में करने लगे हैं, KVS से लेके हर जगह, कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। लड़कियां जो हैं लड़कों से तीव्र गति से उनमें परिपक्वता होती है, उनका जो वृद्धि और विकास का रेट है वो ज्यादा है, परिपक्वता का रेट उनका ज्यादा है। इसलिए लगभग 1.5 से 2 वर्ष का अंतर है, इसलिए प्यूबर्टी भी पहले गर्ल्स में ही आएगी। देखिएगा, तो मैचुरेशन हो गया परिपक्वता। इसको आप दूसरी भाषा में यहाँ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट या जीन्स कह सकते हो, कि पियाजे जेनेटिक्स को महत्व देते हैं, हेरिडिटी को महत्व देते हैं, ठीक है। ई फॉर इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम भी आप लिख सकते हो, संतुलन। संतुलन वही है जो 2-3 दिन पहले क्वेश्चन किया था। एकोमोडेशन एंड एसिमुलेशन, मतलब अडेप्ट कर ले, वो पूरी जो प्रक्रिया है वो एसिमुलेशन में ही आती है, अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें आते हैं अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, उस पर चर्चा करेंगे कभी। फिर आता है आपका सोशल एक्टिविटी या सोशल एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है पियाजे की कोई दुश्मनी है सोशल एक्सपीरियंस से, है ना, या सोशल इंटरेक्शन से, ठीक है, क्लियर है। सोशल इंटरेक्शन या सोशल एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन में बच्चा अपनी क्या समझ बनाता है उस पर फोकस पियाजे का ज्यादा है, वहीं वाइगॉस्की दूसरों से समझ करके हम क्या भरते हैं दिमाग में, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बोले तो अनुभव, इसी अनुभव को एक्टिविटी के नाम से भी जाना जा सकता है, क्योंकि आप एक्टिविटी करके ही अनुभव लेंगे। तो इसी की बात चल रही थी। इन चारों फैक्टर्स में लैंग्वेज नहीं है। हालांकि पियाजे ने ये नहीं कहा कि लैंग्वेज की कोई महत्ता नहीं है, पियाजे कह रहे हैं हाँ ठीक है यार महत्वपूर्ण है, बट इन 4 फैक्टर्स में लैंग्वेज की बात कहीं नहीं होती, ठीक। ये 4 अपने आप में फिर बाद में आपकी स्टेजेस निकल करके आ जाती हैं। सेंसरी मोटर, जिसको गत्यात्मक कहते हैं हम, जन्म से 2 वर्ष। फिर आती है, इसको इंद्रिय गामक भी कह देते हैं, प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो है 2 से 7 वर्ष। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ये है 7 से 11 वर्ष। फिर हम आएंगे किस पे, फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि हाईएस्ट स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये है 11 से 15, या फिर 11 एंड अबव भी आपको लिखा हुआ कई जगह पे मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15-16 तक जो मैक्सिमम ब्रेन का डेवलपमेंट है वो हो चुका होता है, बेसिकली एडोलेसेंस तक। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हमें हो रही है? हो रही हो तो बताओ, ठीक है ना। ये बेसिक सी बातें हैं। अब इक्विलिब्रियम जो ये हम यहां पढ़ रहे हैं, इसी का, क्योंकि हम इसको कई बार देखते नहीं है उस तरह से, अब इस इक्विलिब्रियम को 2 मिनट दे करके थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। इस इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस में, जिसको संतुलन कहते हैं, जो हमने अपने दिमाग में रिकॉर्ड किया है और जो दुनिया में हम देख रहे हैं, यदि वो दोनों संतुलन में है तब तो हम इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस में होते हैं, नहीं तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसइक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो इस इक्विलिब्रेशन में 2 चीजें आती हैं। एक है आपका अडेप्टेशन, कि आप दुनिया में अडेप्ट कैसे करेंगे। अडेप्टेशन यानी अनुकूलन कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक।
और दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइजेशन की कैसे आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेगा, आपके स्कीमा को अपडेटेड रखेगा। स्कीमा क्या है? मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वर्ल्ड। आपके दिमाग में मानसिक चित्रण जो है दुनिया का, आपकी जो भी प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व समझ है, पूर्व ज्ञान है, वो सब दिमाग में जो स्टोर्ड होगा जिस तरह से, उसी को हम स्कीमा कह रहे हैं। आप मुझे पहचान पा रहे हैं क्योंकि आपके स्कीमा में कहीं ना कहीं हिमांशु सिंह का कोई तो एक कॉन्सेप्ट एडेड है, ठीक है ना बात। आप ये पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपके स्कीमा में, स्कीमा किसके बारे में हो सकता है? ये एक व्यक्ति के बारे में हो सकता है, किसी इवेंट के बारे में हो सकता है, किसी अनुभव के बारे में हो सकता है, जगह के बारे में हो सकता है। तो अडेप्टेशन में दो और चीजें आती हैं। अडेप्टेशन में आता है आपका एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, यानी आत्मसात करना, यानी कुछ ऐड करना, कुछ समाहित करना, और एकोमोडेट करना या एकोमोडेशन जिसको हम समायोजन कहते हैं, ये है जिसमें आप परिवर्तन, मॉडिफिकेशन, चेंजेस लाते हैं, ठीक है ना। इसको एडजस्ट करना कह सकते हो आप, कि आप अपने स्कीमा में कुछ चेंज कर रहे हो, पहले कुछ और सोचा हुआ था, अब कुछ और मॉडिफाई कर रहे हो आप, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है कि लैंग्वेज में कैसे घुमा करके पूछा है। शॉर्टकट इसके यही है, जब कुछ ऐड करने की बात होगी तो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन या समायोजन हम कहते हैं जब कुछ एडजस्ट करने की बात होगी, ठीक। ये इन दोनों तरह से आप अडेप्ट करते हो और आपका स्कीमा अपडेट होता है ना। अडेप्टेशन की प्रोसेस के थ्रू आपका स्कीमा क्या होता है? अपडेट होता है, और साथ में आप ऑर्गेनाइज भी करते हो। ऑर्गेनाइज क्या है? जो भी आपने जाना, एसिमुलेट किया, एकोमोडेट किया, उसको अलग अलग कैटेगरी में डालते हो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे समाज के बारे में है, ये इसके बारे में है, ये इसके बारे में। इससे आपका जो स्कीमा है वो ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है, क्योंकि अडेप्ट करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी जरूरी है कि कब किस बात को कहाँ बताना है ना। जब वाइगॉस्की की बात आएगी तो मैं आपको वाइगॉस्की के बारे में बात करूंगी। अभी हम पियाजे के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे मैं इक्विलिब्रेशन से यहाँ अडेप्टेशन पे आ गई, है ना। और इसी अडेप्टेशन की प्रोसेस में आपको पता है इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रियम भी होता है। अगर एसिमुलेट जो किया मैंने दिमाग में, पेन को पेन पढ़ा और पेन कहा, तो इक्विलिब्रियम में हूं मैं, संतुलन में हूं, है ना। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन से हम बैलेंस में आते हैं। और अगर मैंने पेन को, मान लीजिए किसी और चीज को पेन कह दिया, है ना, मैंने इस चीज को पेन कह दिया, अब ये पेन नहीं है, किसी ने कहा बेटा ये पेन नहीं है, तो मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा, और एक नया स्कीमा बनाऊंगी या मैं अपडेट कर लूंगी अपने पुराने स्कीमा को। तो उससे पहले लेकिन डिसइक्विलिब्रियम होगा। जब मैंने एरोप्लेन को बर्ड कह दिया, जब मैंने चिड़िया कह दिया, पक्षी कह दिया, एक उड़ते हुए हवाई जहाज को या हेलीकॉप्टर को, तो कोई मुझे कहेगा बेटा, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में वही एसिमुलेट किया हुआ था, आत्मसात किया हुआ था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, किसी ने कहा बेटा ये बर्ड नहीं है, ये तो एरोप्लेन है, ये तो हेलीकॉप्टर है, तो मेरे ब्रेन में डिसइक्विलिब्रियम हो गया। जब तक मैं उसे पक्षी कह रही थी, मेरे ब्रेन में इक्विलिब्रेशन था, क्योंकि मुझे वही पता था। तो तभी तो होता है, अगर हमसे कोई हमारे पसंद की बात ना कहे, या जैसे हम दुनिया को देखते हैं वैसी बात ना कहे, तो तुरंत डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दिमाग में है और जो दुनिया में है बाहर, वो दोनों बैलेंस में नहीं है, ठीक। तो बैलेंस में लाने के लिए हम एसिमुलेशन और एकोमोडेशन का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम अडेप्ट करते हैं एनवायरमेंट में। खैर, बहुत ज्ञान हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज भी आपकी क्लियर होती जाएगी। तो लैंग्वेज इसका पार्ट नहीं है इन 4 फैक्टर्स का। इन फैक्टर्स में एक्टिविटी या अनुभव या एक्सपीरियंस आता है, MESE, ठीक है। ये 2 फरवरी पेपर 2 का क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछा गया है अगेन 2 फरवरी 2023 को, ऑनलाइन एग्जाम जब आपका सीटेट का हुआ, पेपर 2 में ही। पेपर 1 पेपर 2 के क्वेश्चंस अलग नहीं है, सिलेबस अलग नहीं है, तो ये मत सोचिएगा पेपर 1 की अलग से तैयारी होगी CDP की और पेपर 2 की अलग से। सब पढ़ लीजिए साथ में। अगर सिर्फ इतना ही कर लेते हैं, इन सारी शिफ्ट्स को लगा लेते हैं, तो बस हो गया काम, कुछ और नहीं करना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी कौन सा एक पेयर है, युग्म है, जोड़ा है, जिसका मिलान सही हुआ है, बताइएगा एक बार। पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर पीरियड। सेंसरी मोटर पीरियड में एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स। सेंसरी मोटर या संवेदी गामक या इंद्रिय गामक होता है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष का बच्चा, ये कह रहे हैं कि लॉजिक आ गया बच्चे में, तर्क आ गया, सारी दुनिया को समझ गया, बस अब तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही बाकी है। तो क्या ऐसा होता है जन्म से 2 वर्ष के बच्चे में मूर्त समस्याओं पे तर्क आ जाएगा, है ना, तर्क आ जाएगा, लॉजिक आ जाएगा, जो चीजें वो देख सकता है, जिनको टच फील कर सकता है। मूर्त उसी को कहते हैं ना, कॉन्क्रीट, जिसको टच और फील किया जा सके। भैया जिन चीजों को वो टच और फील करता है, उसका लॉजिक छोड़ो, अभी तो उसे ये भी नहीं पता कि जिस चीज को मैं टच करने जा रहा हूँ वो गर्म होगी, ठंडी होगी, करंट लगेगा, क्या होगा, जन्म से 2 वर्ष में। अभी तो वो अपने सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, अपनी बॉडी और अपने सेंसेस के थ्रू। तो यहाँ कोई लॉजिक वॉजिक नहीं आता, ये हवाई बातें हैं। तो ये तो हो गया गलत। बी ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें रिवर्सिबिलिटी एंड डिसेंट्रेशन आ जाता है। प्रतिवर्ती सोच, यानी वो रिवर्स कर सकता है, 1 से 100, 100 से काउंटिंग 1 की आराम से कर सकता है। घर से स्कूल, स्कूल से घर जाने का रास्ता उसको याद रहता है। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें भी। इस स्टेज के अंत तक आते आते
कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ये रिवर्सिबिलिटी इसका गुण नहीं है। 7 से 11 वर्ष में आती है रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। ये पियाजे का कुछ हद तक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि कुछ बच्चे रिवर्स करना सीख जाएं 7 साल से पहले पहले ही, लेकिन वो अच्छे अनुभव या अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छी ट्रेनिंग का नतीजा हो सकता है। हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है और एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है जीववादी सोच कि अगर इस टेबल से मुझे चोट लग जाए तो क्या होगा, इस टेबल को 2 थप्पड़ लगा दो, मैं खुश हो जाऊंगी, अरे टेबल ने मेरे बच्चे को चोट लगाई। तो ये होता है कि हम निर्जीव चीज को सजीव मानते हैं, गुड़िया गुड्डे से बात करते हैं लोग, ठीक। और ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये गुड़िया गुड्डे की उम्र थोड़ी है 7 से 11, गुड़िया गुड्डे तो जन्म से 2 वर्ष में होते हैं। तो सिर्फ डी ऑप्शन ही एकमात्र यहां सही हो सकता है, क्योंकि तीनों गलत हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 की जब हम बात कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, जो चीजें आपके सामने भी नहीं है। समाज की सारी समस्याएं आपके सामने हो, आपके घर में हो, जरूरी नहीं है, बट आप समाज की समस्याओं को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। यानी आप अमूर्त रूप में सोच पा रहे हैं, जो समस्याएं आपके साथ नहीं है उनके बारे में भी आप हाइपोथेसिस कर पाते हैं, परिकल्पना कर पाते हैं। आप रिसर्च भी करना शुरू कर देंगे बाद में। किस वजह से? क्योंकि आपके अंदर अमूर्त चिंतन विकसित हो रहा है। अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट 2 चीजें होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसको आप देख नहीं सकते, जरूरी नहीं है जिसको आप देख पाए, जो आपके विचारों में है, आपके दिमाग में है। कॉन्क्रीट वो जिसको आप टच और फील कर सकते हैं। जैसे ये जो बॉटल है ये आपके लिए कॉन्क्रीट हो सकती है, ठीक है। अगर मेरे सामने ये 20 रुपए का नोट है तो ये मेरे लिए कॉन्क्रीट हो गया, लेकिन इस डेबिट कार्ड में क्या अमाउंट है, क्या नंबर्स हैं, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट हो गए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अमूर्त हो गए, ठीक। 2+2 जब मैं जोड़ करके दिखाऊं आपको सामने और बोल दूं, तो जब आप दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। जब आप 2+2 लिख करके कैलकुलेट कर रहे हैं, या 3 पेन प्लस 1 पेन 4 हो गए, तो ये कॉन्क्रीट हो गया, ठीक है ना। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सभी ने सही जवाब दिया ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये है 11 जनवरी 2023 का पेपर 2 का क्वेश्चन। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स। ये क्वेश्चन आता ही है, हर बार आता है, बस पूछने के तरीके बदल जाते हैं। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स इज अ मेजर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ डैश। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। यानी आप प्रतीक बना रहे हैं अलग अलग चीजों के लिए, है ना, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सिंबल्स बना पा रहे हैं, यानी उनका निर्माण कर पा रहे हैं और उपयोग कर पा रहे हैं सिंबल्स को। सिंबल्स क्या है? मैंने कहा ये भी एक सिंबल है। तो अब आप अपने दोस्तों को बाय कर रहे हैं, ये भी एक सिंबल है। कब से शुरू हुआ? 2 से 7 वर्ष की उम्र में। 0 to 2 में नहीं है ये, 0 to 2 की विशेषता नहीं है ये 2 से 7 वर्ष की विशेषता है। 2 से 7 वर्ष में क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है पियाजे के अकॉर्डिंग। SPCF आपको याद है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक थॉट आता है जब आप डॉक्टर खेलते हैं, जब आप पुलिस चोर खेलते हैं, जब आप हैरी पॉटर की झाड़ू लेकर के उड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। ये सब क्या है, कब आते हैं? ये आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आते हैं, ठीक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 यहां हम नहीं कहेंगे। फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15। अब ये तो एडवांस स्टेज हो गए, इन दोनों को तो हटा ही दीजिए। यहां पे उतनी समझ नहीं है कि प्रॉपर सिंबल्स को यूज किया जा सके। प्री ऑपरेशनल ही वो एज है जिसको अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था कह देते हैं, जब आप भाषा का यूज करना सीख रहे हैं, जब आप A फॉर एप्पल लिखना सीख जाते हैं और आपको पता होता है कि एप्पल जो है, इस A फॉर एप्पल का मतलब क्या है, ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग में बन जाती है कि एप्पल ऐसा होता है, A फॉर एप्पल, ये सिंबल है, आपके दिमाग में मेंटल रिप्रेजेंटेशन है एप्पल की, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, अगर रेड लाइट पर आपको पता है कि रेड लाइट छोड़िए, कहीं पर रेड लाइट भी हो सकती है, किसी बोर्ड पे आपको पता है कि ये सिंबल लगा हुआ है इधर लेफ्ट जाने का, तो आप देख करके समझ जाएंगे कि लेफ्ट जा सकते हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि सारे सिंबल्स सीख जाते हैं, जिन बच्चों के आसपास इस तरह की चीजें होंगी वो सीख जाएंगे, नहीं तो दूसरे तरह के सिंबल्स सीखेंगे, ठीक है ना। तो सिंबॉलिक एज जो है, ये सिंबॉलिक एज आपकी 2 से 7 वर्ष है या 2 से 6 वर्ष है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। ये वही एज है जिसको हम टॉय एज भी कह रहे हैं, जिसको हम गेम स्टेज भी कह रहे हैं। खूब बच्चा खेलता है ना, ग्रुप्स में नहीं खेलता है। यहां पर बेसिकली ग्रुपिंग उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, गैंगेज नहीं है, क्योंकि ये जाएगा भी। मान लो बच्चा कहीं प्ले वे में चला गया इस उम्र में, कहीं हॉस्पिटल चले गए, आप मंदिर चले गए,
कहीं और चले गए घूमने, 2 बच्चे मिले, उनके साथ खेल लिए और निकल लिए। कोई ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स की एज है, हमेशा की दोस्ती नहीं बन जाती है इस उम्र में, ठीक है ना। और फर्क भी नहीं पड़ता, जेंडर का भी फर्क नहीं पड़ता। 2 बच्चे मिले, 3 बच्चे मिले, आपको खेले 4 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो ऑपोजिट जेंडर है, मेल है, फीमेल है। बेसिकली मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है, कोई होमोजीनियस ग्रुपिंग या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि होमोसेक्सुअल ग्रुपिंग नहीं होती कि बिल्कुल सेम सेक्स के ही दोस्त खेलेंगे, इसके बाद वो चीज डिफरेंट हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, समझते हैं कहानी है क्या है, जिसमें सिंबॉलिक एज, सिंबल्स क्या है, हैरी पॉटर की झाड़ू याद कीजिए, देखा है ना हैरी पॉटर कभी, तो वो झाड़ू क्या है, वो सिंबॉलिक है। वो जो शकलक बुम बुम का बच्चा आता था ना बचपन में, वो समोसे बनाता था, सिंबॉलिक रूप में समोसे उसके सामने आ जाते थे, है ना। और जो डोरेमोन की टाइम मशीन है, ठीक है ना, तो सिंबॉलिक बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, सिंबल्स के थ्रू हम सीखते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो हमारे खेल में हो। डॉक्टर खेल रहे हैं तो एक बच्चा है जिसने कान में वो लगाया हुआ है और वो चेक कर रहा है ना, एक सेट किसी बच्चे को मिला होगा डॉक्टर सेट, बड़ा हम प्रिविलेज महसूस करते थे जब वो सेट मिलता था। तो मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था जब मैं गांव में रहती थी, और मुझे वो बहुत मजे आए थे उस सेट से, क्योंकि वो बड़ा एडवांस सेट था, उसमें वो आवाज भी आती थी सुनने को जो डॉक्टर नहीं लगाते कान में, तो क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं। तो ये सब क्या है, सिंबल्स हैं कि एक डॉक्टर बना हुआ है, एक मरीज बना हुआ है बच्चा, है ना, अच्छा मैं तुमको अभी ठीक कर दूंगी। बच्चे छोटे छोटे बर्तन लेके खेलते हैं, है ना, किचन सेट वगैरह भी इस उम्र में हम यूज करते हैं। तो ये 2 से 7 वर्ष की उम्र है। आगे बढ़ेंगे, वो मैंने टॉप 5 इन पियाजे's थियरी what process describes an infant's action when she changes the way she holds her hand as she reaches for round objects as opposed to square ones। जवाब दीजिएगा फटाफट से। स्टेथोस्कोप, राइट, वो आवाजें आती हैं उसमें, तो वो भी सिंबॉलिक है एक टाइम पे कि आप सिंबॉलिकली प्ले कर रहे हैं। प्लेज है ना, ये प्लेज भी है, इसको कह ही रहे हैं आपके वो एरिक एरिक्सन। हाँ, स्टेथोस्कोप ही, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यार। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 5 इन पियाजे's थियरी व्हाट प्रोसेस डिस्क्राइब्स एन इन्फेंट्स एक्शन। देखिए पहले तो यहाँ लिखा हुआ है, कई बार आपको क्वेश्चन में ही हिंट मिल जाएगा कि किस उम्र की बात हो रही है। अगर उम्र पूछ ले तो आप कई बार वहां से भी समझ सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन कुछ और पूछा है यहाँ। पियाजे की थियरी में या पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है। इन्फेंट एक्शन, इन्फेंट कब तक होगा, जन्म से 2 वर्ष के बीच में ही होगा इन्फेंट, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, बच्चा जो है शी होल्ड्स हर हैंड एज शी रीचेस फॉर राउंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब अब बच्चे को पता लग गया जब वो गोल ऑब्जेक्ट्स को पकड़ती है तो एक तरह से हाथ की प्रतिक्रिया होती है उसकी, और जब वो स्क्वायर शेप के प्रोडक्ट्स को पकड़ती है तो वो एक तरह से होल्ड करना सीख गई है। यानी राउंड ऑब्जेक्ट्स को और स्क्वायर शेप के रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने का तरीका, वो अपने हाथ को अडेप्ट करना सीख लिया है उसने, क्योंकि पहले वो ज्यादातर गोल चीजें पकड़ती थी, अब वो स्क्वायर शेप की चीजें भी पकड़ पा रही है। दैट मींस एकोमोडेट किया है, एडजस्ट किया है। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, जब आप अपने पुराने तरीके को एडजस्ट करते हैं, जब आप पुराने तरीके को मॉडिफाई करते हैं, तो ये सब किस में आता है, ये आता है एकोमोडेशन में। जब आप कुछ ऐड कर रहे हैं सिंपली, तो वो आता है जब उसने गोल वाला पकड़ रही होगी बार बार, और गोल पकड़ना उसको आता है कोई राउंड ऑब्जेक्ट, तो वो एसिमुलेशन का उदाहरण था। अब उसने गोल से क्या सीखा है, स्क्वायर शेप को पकड़ना, यानी उसने अडेप्ट किया है, एडजस्ट किया है, एकोमोडेट किया है, समायोजन किया है। जब पुराने में कुछ परिवर्तन, मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट होती है तब वो एकोमोडेशन कहलाता है। कंडीशनिंग का पियाजे से दूर दूर का नाता नहीं है। स्कीमा ये कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि स्कीमा तो अपडेट हो रहा है ना इस प्रोसेस में। स्कीमा की डेफिनेशन होती है मेंटल रिप्रेजेंटेशन या प्रीवियस नॉलेज या मेंटल स्ट्रक्चर्स को स्कीमा कहते हैं। जबकि यहां बात हो रही है जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसका, उसको मॉडिफाई किया है उसने, तब क्या कहेंगे। तो ये आपका 11 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में पूछा था। इंटर सब्जेक्टिविटी होती है बेसिकली, बच्चा आपके जीवन में आके आप पे प्रभाव डालता है, आपके अनुभव परिवर्तित होते हैं और आपके अनुभव से बच्चा सीखता है। ये इंटर सब्जेक्टिविटी है कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के, या बेसिकली हम लोग इंसान अपने 5 सेंसेस से दुनिया की एक समझ बनाते हैं, एक रियलिटी क्रिएट करते हैं। कैसे आपको बचपन के दोस्त याद हैं, क्योंकि वो जो बचपन है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता अभी, लेकिन आपके दिमाग में करता है एग्जिस्ट, उन लोगों के जिन्होंने वो जिया है। तो हम अपने जो शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं उसमें जो एक रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं उसको इंटर सब्जेक्टिविटी कहते हैं। इसी की वजह से हमारे जो इमोशंस हैं या हमारी जो मेमोरीज हैं, वॉर्मथ है, लव है, केयर है, ये चीज कनेक्टेड रहती है कि हमें बचपन याद रहता है। हमें अपने माँ बाप को बच्चा बदलता है और बच्चे को माँ बाप बदलते हैं जब दोनों ही साथ में होते हैं, वो इंटर सब्जेक्टिविटी है। खैर इस पे चर्चा नहीं करेंगे, जनरली पूछा नहीं जाएगा, बट अब ऑप्शन में दे दिया तो इनका कोई भरोसा तो है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे एकोमोडेशन यानी ए ऑप्शन वाज द राइट आंसर। एसिमुलेशन होता तब भी यही होता, क्योंकि एक बात ध्यान रखनी है ना यहाँ हमें,
कि बच्चे ने अपने होल्ड मतलब हैंड को होल्ड करना सीखा है। राउंड ऑब्जेक्ट्स पहले आते थे उसको पकड़ने, अब स्क्वायर वंस के लिए चेंज किया है। तो चेंज किया है, मॉडिफाई किया, दैट मींस एकोमोडेट किया। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जीन पियाजे की अगर हम माने थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक विकास है, एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, सीरिएशन एंड कैटेगराइजेशन? बताइए जरा। सीसीएस वाला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सीसीएस किस स्टेज में आता है, वही है ये। क्लासिफिकेशन को कैटेगराइजेशन लिख दिया। इससे बढ़िया और कहां आपको पेपर देखने को मिलेगा, जब सीसीएस हम कितने सालों से डिस्कस कर रहे हैं और उससे पहले ऐसे डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन नहीं भेज देता था और अब ये भी आने लग गया। तो कितनी बढ़िया बात है। पेपर सेट करने में मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं तो बस कह रही हूँ कि आने लग गई हैं चीजें। मेटाकॉग्निशन हम 2016-17 से पढ़ रहे हैं और अब पेपर में आने लगा 2018 से। बिल्कुल सही है। सीसीएस, सी वाली जो स्टेज है उसमें आता है सीसीएस। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में सीसीएस आ जाता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है ये। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ठीक है ना। कंजर्वेशन क्या है? आप शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी नहीं बदलती। ये 200 ml पानी में इस मग में डालूं, इस बॉटल में डालूं, 200 ml ही रहेगा। इसकी शेप अलग है, इसका कलर अलग है, इसका साइज अलग है, दैट डजंट मीन कि इसका क्वांटिटी बदल जाएगी इन दोनों की अलग शेप और साइज होने पे। ये है कंजर्वेशन, कि कुछ चीजें सेम रहती हैं, वॉल्यूम सेम रहता है शेप और साइज के बदलने से। अगर आप शेप बदल रहे हैं तो शेप चेंज कर दिया आपने, साइज चेंज कर दिया, बॉटल की जगह आपने मग में डाल दिया, लेकिन क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? क्या अमाउंट चेंज हो जाएगी? जी नहीं, वॉल्यूम सेम ही रहेगा। जब बच्चा ये बात समझने लग जाए उसी को कंजर्वेशन कहते हैं। संरक्षण का गुण आ गया। मतलब कब आता है ये? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की उम्र में। तो कंजर्वेशन समझ आ गया। फिर आता है क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण, जिसको कैटेगराइजेशन भी कह सकते हैं, इसको ये ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते थे। वर्गीकरण क्या है? मैं ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट्स को एक तरफ रखूं, मैं व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स को एक तरफ रखूं, मैं स्क्वायर शेप के ऑब्जेक्ट्स को एक तरफ रखूं, यानी जो एक जैसी कैटेगरी के चीजें हैं उनको एक कैटेगरी में रखना, वो क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन या वर्गीकरण कहलाएगा। सीरिएशन होता है छोटे से बड़े की सीरीज में लगाना, बड़े से छोटे की सीरीज में लगाना। ये भी गुण किसका है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का ही है एक्चुअल में देखा जाए तो।